नमस्कार। वेलकम टू बिहार सिविल्स। मेरा नाम है आलोक सिंह और आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करेंगे 5 मई 2022 के बिहार करंट अफेयर्स, साथ में नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स भी डिस्कस करेंगे। पीडीएफ आपको हर दिन दे दिया जाता है कहाँ पे? टेलीग्राम चैनल पे। तो हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रखना है। और एक इम्पॉर्टेंट बात, कुछ स्टूडेंट्स नए जुड़े हैं। नए इन द सेंस कि वो 67th बीपीएससी को टारगेट नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो 68th बीपीएससी को टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, अब तक उन्होंने बीपीएससी के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है, तो आप घबराइए नहीं। ठीक है, आप बिहार सिविल से जुड़ गए हो तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। बस ये एग्ज़ाम हो जाने दीजिए, उसके बाद आप को A to Z जानकारी दूंगा कि आप 68 को टारगेट करके किस तरह से प्रिपरेशन आप कर सकते हो। ठीक है, A to Z जानकारी आपको मिलेगी। कौन सा बुक यूज़ करें, कहाँ से किस चीज़ को पढ़ें, ठीक है, कितने टाइम में पढ़ें, हर स्ट्रेटजी मैं शेयर करूँगा आने वाले टाइम में। तो उसके लिए घबराना नहीं है। हाँ, फ़िलहाल आप क्या कर सकते हो, क्योंकि शुरुआत बहुत ज़रूरी है। शुरुआत कैसे करोगे आप, ताकि आप तुरंत भर में, क्योंकि बहुत लोग तो बहुत सारे बुक जाएंगे मार्केट और बहुत सारे बुक्स खरीद कर ला कर घर पे रख देंगे। हर पता चला कि वो 1 महीना हो गया है, 2 महीना भी चला गया, 3 महीना भी चला गया है और वो बुक पढ़ा का पढ़ा है, कोई पढ़ वढ़ नहीं रहा है। तो वो सब नहीं करना है। ठीक है, मैं बताऊंगा कैसे इंटरेस्टिंग शुरुआत आप कर सकते हो, जिससे कि आपका जो मोटिवेशन लेवल है वो बना रहेगा, एग्ज़ाम तक वो आप कैरी कर सकते हो। ठीक है, तो हर चीज़ मैं शेयर करूंगा बिहार सिविल्स पे, आपको घबराना नहीं है। फ़िलहाल के लिए आप क्या करोगे? फ़िलहाल के लिए आप 2-3 काम कर सकते हो। बीपीएससी का सिलेबस चेक कर सकते हो। बीपीएससी का प्रीवियस ईयर्स पेपर्स कैसे आते हैं वो आप देख सकते हो। ठीक है, ये सब चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगे। कोई भी शॉप पे आप जाओगे, बुक्स वाले स्टॉल पे, या फिर आप वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। और साथ में आपको डेली करंट अफेयर्स को इसको फॉलो करना है, क्योंकि अगर आप 68 को टारगेट कर रहे हो तो आप डेली करंट अफेयर्स अभी से शुरुआत कर दो। ठीक है, मैं डेली लेकर आ रहा हूँ, जिसमें बिहार, नेशनल, इंटरनेशनल तीनों का कॉम्बिनेशन है, तो इधर उधर कहीं जाने की ज़रूरत आपको पड़ेगी नहीं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है और बिल्कुल घबराना नहीं है। आपको मैं सब कुछ शेयर करूँगा, A to Z जानकारी दूँगा। कुछ टाइम टू टाइम आपको वो मिलता रहेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। सुधा कुमारी फ्रॉम बिहार हैज़ ओन हाउ मैनी मेडल्स इन द नेशनल सीनियर पावर लिफ्टिंग चैम्पियनशिप? तो बिहार की सुधा कुमारी ने राष्ट्रीय सीनियर पावर लिफ्टिंग चैम्पियनशिप में कितने पदक जीते हैं? तो इन्होंने मेडल जीता है 4 मेडल जीता है। ऑप्शन डी इज़ दी करेक्ट आंसर। और ये अपने आप में अचीवमेंट है, क्योंकि इनकी एज अभी 43 ईयर्स हो रही है। ठीक है, और इन्होंने ये कारनामा करके दिखाया है। 4 मेडल्स में इन्होंने 2 सिल्वर जीता और 2 ब्रॉन्ज। ठीक है, इन्होंने अपना जो करियर स्टार्ट किया था ये पावर लिफ्टिंग का, ये स्टार्ट किया था 2001 में। 2001 से शुरुआत इन्होंने करी थी। जब ये 21 साल की थी, 21 साल की एज से इन्होंने शुरुआत किया था और 2003 में इनको पहला इंटरनेशनल मेडल प्राप्त हुआ था। तो सोचिए, शादी वादी, बच्चे बच्चे सब हो गए, फिर भी इनका जो पैशन था पावर लिफ्टिंग का वो अब तक नहीं ख़त्म हुआ। और रिसेंटली नेशनल सीनियर पावर लिफ्टिंग चैम्पियनशिप जो ऑर्गेनाइज़ किया गया था, कहाँ पे? कर्नाटका में। इसमें इन्होंने मेडल जीत लिया है, वो भी 4 मेडल इन्होंने जीता है। ठीक है, तो ये होता है पैशन। जब हम अपना पैशन, अपना गोल फॉलो करते हैं ना, तो एज एक मात्र नंबर रह जाता है। और ये बिहार में कहाँ से बिलोंग करती हैं? पटना सिटी से। नेक्स्ट है, अ वर्ल्ड क्लास जीनोमिक लेबोरेटरी फॉर कैंसर स्क्रीनिंग वॉज इनाग्रेटेड एट होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर. It is located in which district of Bihar?
तो होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र में कैंसर स्क्रीनिंग के लिए एक विश्व स्तरीय जीनोमिक प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया। यह बिहार के किस जिले में स्थित है? यानी यहाँ आपसे पूछ रहा है कि ये जो होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल है, कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर है, जिसमें एक लैबोरेटरी, जीनोमिक लैबोरेटरी का उद्घाटन किया गया। किस लिए? कैंसर को स्क्रीनिंग करने के लिए, कैंसर को स्क्रीन करने के लिए। तो बताइए कि होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर बिहार के किस ज़िले में ये स्थित है? ये है मुजफ्फरपुर में। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। और मुजफ्फरपुर आपको मिलेगा बिहार के नॉर्थ पार्ट में। नेक्स्ट है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। तो सीबीडीटी के चेयरमैन के तौर पर किन्हें अपॉइंट किया गया है? ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे अपॉइंट कर दिया गया है संगीता सिंह को। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। संगीता सिंह IRS ऑफिसर हैं, ठीक है, 1986 बैच की। IRS यानी कि इंडियन रेवेन्यू सर्विस। और इन्होंने किसको रिप्लेस किया? तो JB मोहोपात्रा, ये रिटायर्ड हो चुके हैं, इनका जो पीरियड है वो समाप्त हो चुका है। उसके बाद संगीता सिंह को यहाँ CBDT को अपॉइंट कर दिया गया। और एक है, ये तो डायरेक्ट टैक्स का ये थी ऑर्गेनाइजेशन है। एक है CBIT यानी CBITC, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। तो इसके चेयरपर्सन कौन हैं? ये हैं विवेक जौहरी। What is the name of India's first indigenous aircraft carrier that will commissioned on 15th August 2022? तो भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत का नाम क्या है जिसे 15 अगस्त 2022 को चालू किया जाएगा? तो अभी एक डेट फिक्स कर दिया गया है कि इसी साल 15 अगस्त को इसको कमीशन कर दिया जाएगा, ठीक है। और ये कौन सा है एयरक्राफ्ट? ये है एयरक्राफ्ट कैरियर, एक्चुअली ये है INS विक्रांत। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। देखिए, हालांकि अभी भारत के पास एक ऑलरेडी एयरक्राफ्ट कैरियर है। कौन सा? INS विक्रमादित्य, ठीक है। INS विक्रमादित्य भारत के पास है, लेकिन इसको हमने खुद नहीं बनाया है, बल्कि इसको हमने परचेज़ किया है रसिया से, ठीक है। लेकिन ये जो होगा INS विक्रांत, ये हमने खुद बनाया है और हमारी जो कंपनी है उसने बनाई है। कौन सी कंपनी ने इसको बनाई है? कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। अच्छा, एयरक्राफ्ट कैरियर समझते हो आप? देखिए, एयरक्राफ्ट कैरियर जो होता है उसके हेल्प से आप एक समंदर के बीचों बीच कोई एयरक्राफ्ट को उड़ा सकते हो। जैसे हमारा मिग 29 के है, इसको उड़ाया जा सकता है, समझ रहे हो। अब जो एयरक्राफ्ट होते हैं या कोई फाइटर प्लेन होता है, उसको क्या होता है, उड़ने के लिए तो रनिंग चाहिए ना उसको, ठीक है। वो अब बीच समंदर से आप उसको कैसे उड़ाओगे? तो बीच समंदर से उड़ाने के लिए यूज़ किया जाता है एयरक्राफ्ट कैरियर। तो ये आप सिंपल लैंग्वेज में समझो कि एयरक्राफ्ट कैरियर क्या होता है। जैसे एक है हमारा कमोव 31 हेलीकॉप्टर्स, ठीक है। कमोव 31 हेलीकॉप्टर्स जो है, इसको भी इसके थ्रू एयरक्राफ्ट इस INS विक्रांत के थ्रू उड़ा सकते हैं। और इसको भी हमने रसिया से परचेज़ किया है। तो देखिए, हमारा रसिया से ट्रेड तो इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन हाँ, इस चीज़ के लिए हम रसिया पे डिपेंडेंट ज़रूर हैं। हमारे जो मिलिट्री इक्विपमेंट हैं उसके लिए हम रसिया पे डिपेंडेंट हैं। और रसिया ने हिस्टोरिकली देखो तो रसिया ने हमेशा से ही साथ दिया है इस मिलिट्री इक्विपमेंट में।
वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे इज़ ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? ये हम मनाते हैं प्रत्येक वर्ष 3 मई को। ऑप्शन सी इज़ दी करेक्ट आंसर। और इस बार का थीम क्या रहा? तो थीम है जर्नलिज्म अंडर डिजिटल, जर्नलिज्म अंडर डिजिटल सीज। ये आपका इस बार का थीम रहा 2022 के वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे का। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र एंड गुजरात हैज़ सेलिब्रेटेड दियर स्टेटहुड डे ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट। महाराष्ट्र और गुजरात ने अपना स्थापना दिवस कब मनाया है? तो महाराष्ट्र और गुजरात ये इसको स्टेटहुड मिला कब? 1960 को। 1960 को 1 मई को। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। तो ये देख सकते हो, ये है यहाँ पे गुजरात, यहाँ महाराष्ट्र, ये दोनों यहाँ से अलग अलग होकर एक अलग अलग स्टेट बने। ठीक है, अलग स्टेटहुड हुआ 1960 में। तो ये चीज़ें याद रखिएगा। यहीं पे बिहार ने रिसेंटली 22 मार्च को सेलिब्रेट किया है अपना 110th बर्थ एनिवर्सरी, या फिर बर्थ या फाउंडेशन डे आप कह सकते हो। ठीक है, और 1 अप्रैल को यहाँ पे उड़ीसा आपको मिलेगा। ठीक है, उड़ीसा ने भी यहाँ पे रिसेंटली ऑब्ज़र्व किया है अपना उत्कल दिवस, ये बोलते हैं 1 अप्रैल को। उड़ीसा बिहार से अलग हो गया था 1936 में। नेक्स्ट है, हु हैज़ ओन द प्रेस्टिजियस व्हिटली गोल्ड अवार्ड 2022। तो प्रतिष्ठित व्हिटली गोल्ड अवार्ड 2022 किसने जीता है? तो व्हिटली गोल्ड अवार्ड इम्पॉर्टेंट अवार्ड है। तो एक्चुअली ये इन्वायरमेंट के क्षेत्र में दिया जाता है, इन्वायरमेंट में कुछ अच्छा कोई करता है तो ये हैं चारुदत्त मिश्रा। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। तो चारुदत्त मिश्रा ने क्या कंट्रीब्यूट किया है? तो एक बड़ा कैट की स्पीसीज़ होती है, ठीक है, बिग कैट स्पीसीज़, इसको कंजर्वेशन में, इसके कंजर्वेशन में जो वहाँ की लोकल कम्युनिटीज़ है उसको इन्वॉल्व करके इस स्पीसीज़ को कंजर्व किया है। इसके लिए चारुदत्त मिश्रा को ये अवार्ड दिया गया है। चारुदत्त मिश्रा ही हैं फाउंडर किसके? नेचर कंजर्वेशन फाउंडेशन, इसके फाउंडर कौन हैं? तो चारुदत्त मिश्रा। ये नेचर कंजर्वेशन फाउंडेशन ये कहाँ पे एनजीओ बेस्ड है? ये कर्नाटका में बेस्ड है। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है, हु हैज़ स्टार्टेड द 90-day कैंपेन आज़ादी टू अंत्योदय तक। 90 दिवसीय अभियान आज़ादी से अंत्योदय तक किसने शुरू किया है? ये कैंपेन बेसिकली जो भी स्कीम्स हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को, वो बिल्कुल लोकल कम्युनिटीज़ तक ये पहुंचाने का ये कैंपेन है, ताकि लोकल कम्युनिटीज़ भी इसको जान सके। हर कोई मतलब गांव-गांव तक, एकदम हर कोने-कोने तक जो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या बेनिफिट उनको दे रही है, किस क्षेत्र में दे रही है, फार्मर्स हों या फिर दूसरे कम्युनिटीज़ हों, ठीक है, उन सबको क्या क्या मिल रहा है उसका बेनिफिट, उसकी लिए ये कैंपेन चलाया जा रहा है। 90 दिनों तक का ये चलेगा। तो इसको किसने शुरू किया है? गिरिराज सिंह ने। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। कौन है गिरिराज सिंह? ये हैं यूनियन मिनिस्टर फॉर रूरल एंड पंचायती राज डेवलपमेंट। क्या है? रूरल एवं पंचायती राज डेवलपमेंट। और आपको मालूम होना चाहिए गिरिराज सिंह की कॉन्स्टिट्यूएंसी कहाँ पे है? बेगूसराय में। ठीक है, बिहार का एक डिस्ट्रिक्ट है बेगूसराय। ठीक है, ये वही डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे
खबरताल वेटलैंड आपको मिलेगा, जो कि एकमात्र वेटलैंड है बिहार का जिसको रामसर साइट का दर्जा दिया जा चुका है। ठीक है। हु इज़ द ऑथर ऑफ द न्यू बुक टाइटल्ड लीडर्स, पॉलिटिशियंस, सिटीजन्स, 50 फिगर्स हु इन्फ्लुएंस्ड इंडियाज़ पॉलिटिक्स। तो लीडर, पॉलिटिशियन, सिटीजन्स, 50 फिगर्स, 50 फिगर्स हु इन्फ्लुएंस्ड इंडियाज़ पॉलिटिक्स। इस किताब को किसने लिखा है? इसको लिखा है रशीद किदवई ने। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, विच स्टेट्स मियाँ का बाड़ा रेलवे स्टेशन हैज़ रीनेम्ड एज महेश नगर हाल्ट। तो किस राज्य के मियाँ का बाड़ा जो रेलवे स्टेशन का नाम था, क्या नाम था रेलवे स्टेशन का? मियाँ का बाड़ा रेलवे स्टेशन, उसका नाम बदल कर महेश नगर हाल्ट कर दिया गया है। तो बताइए ये किस राज्य में लोकेटेड है? ये राजस्थान में लोकेटेड है। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। और देखिए ये जो महेश नगर हाल्ट अब जो बन चुका है, ठीक है, ये कौन से ज़िले में आता है? राजस्थान का एक ज़िला है बाड़मेर, वहीं पे मिलेगा। और इनफैक्ट जो विलेजर्स हैं इसके नज़दीक, ये जो महेश नगर हाल्ट है उसके नज़दीक जो विलेज था उसका भी नाम मियाँ का बाड़ा था, लेकिन उसको 2018 में ही क्योंकि लोगों का डिमांड था कि इसको चेंज किया जाना चाहिए, तो 2018 में ही गांव का नाम चेंज कर दिया गया था, इसको कर दिया गया था महेश नगर। लेकिन जो रेलवे स्टेशन वहाँ से गुजर रही थी उस रेलवे स्टेशन का नाम नहीं चेंज किया गया था, तो इसको रिसेंटली अब चेंज किया गया है महेश नगर हाल्ट। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ टॉप्ड द मेडल टैली इन द खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021। तो निम्नलिखित में से किसने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 में पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो देखिए ये जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2021 है ये पिछले साल होने वाला था, लेकिन आपको पता होगा पिछले साल भी कोरोना का जो सेकेंड वेव आया उसके कारण ये सब कुछ पोस्टपोन्ड हो चुका था। तो इस साल अब ये हुआ, और ऑब्वियसली इसको पिछले साल भी कर्नाटका करने वाला था, और इस साल भी इसको होस्ट किसने किया, किस राज्य ने? तो कर्नाटका ने होस्ट किया इस खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स कर्नाटका होस्ट किया, लेकिन अब ये गेम समाप्त हो चुका है। और फाइनल अगर हम देखा जाए तो किसने इस मेडल टैली को टॉप किया है, तो एक यूनिवर्सिटी है जैन यूनिवर्सिटी। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। इसने 32 मेडल्स जीते, और 32 मेडल्स में 20 तो इसने गोल्ड जीते इस यूनिवर्सिटी ने, और 7 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज। ठीक है, आप इस मेडल टैली को देख सकते हो। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2021 का मेडल टैली है। जैन यूनिवर्सिटी जो कि टॉप रहा 32 मेडल्स के साथ, इसमें 20 गोल्ड। फिर सेकंड पे लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी रहा पंजाब का। फिर यहाँ पे दो चीज़ें कन्फ्यूज़न में आपको डालेगी, एक है पंजाब यूनिवर्सिटी जो कि थर्ड पोजीशन पे रहा, 48 मेडल्स तो इसने जीते, लेकिन गोल्ड यहाँ पे, क्योंकि आपको पता होगा ओलंपिक्स है, ये सब में गोल्ड का मेन इंपॉर्टेंस रहता है। गोल्ड के कारण ही आप मेडल टैली में आपकी रैंकिंग कम या ज़्यादा होगी। ठीक है, तो गोल्ड यहाँ पे देखिए 15 है, और जैन यूनिवर्सिटी ने 20 गोल्ड जीते हैं, इसलिए जैन यूनिवर्सिटी टॉप रहा। और पंजाब यूनिवर्सिटी जो कि 48 लाकर भी थर्ड पोजीशन पे रहा। ठीक है, यहाँ पे थर्ड पे पंजाब यूनिवर्सिटी है, एक है पंजाबी यूनिवर्सिटी। ये यहाँ पे देखिए स्पेलिंग का भी थोड़ा डिफरेंस है, PANJAB पंजाब यूनिवर्सिटी, और ये पंजाबी यूनिवर्सिटी जो कि 6th रैंक पे है इस मेडल टैली में, और मात्र 12 गोल्ड इन्होंने जीता, और टोटल 30 मेडल्स जीता है पंजाबी यूनिवर्सिटी ने। तो ये टॉप 8 रहे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2021 में। नेक्स्ट है, हु लॉन्च द मैंडेट डॉक्यूमेंट फॉर नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या ढांचे के लिए जनादेश दस्तावेज किसने लॉन्च किया है?
तो मैंडेट डॉक्यूमेंट को लॉन्च किया है हमारे एजुकेशन मिनिस्टर, कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। मैंडेट डॉक्यूमेंट जो है वो एक तरह से गाइडेंस है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। अब आपको पता होगा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2022 जो आई है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, इसको इम्प्लीमेंट किया जाना है। ठीक है, तो एक तरह से बताया गया है कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 था वो एक फ़िलॉसफी था। ठीक है, वो एक क्या है? फ़िलॉसफी। ये जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है, ठीक है, ये क्या है? ये पाथवे है। लेकिन अभी हम जो डॉक्यूमेंट लेकर आ रहे हैं जिसका नाम है मैंडेट डॉक्यूमेंट, आप इसको एक तरह से ले सकते हो कि ये है इसका कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब ये जो मैंडेट डॉक्यूमेंट है ये गाइडलाइंस होगा, यही नेशनल एजुकेशन पॉलिसी और ये जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क का, ठीक है, किस तरह से अप्लाई करना, उन सब चीज़ों का गाइडलाइंस इसमें दिया रहेगा मैंडेट डॉक्यूमेंट में। ठीक है, इसलिए इसको एज ए कॉन्स्टिट्यूशन माना जाए, जैसे हमारा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है उसी तरह से। ठीक है, तो ये चीज़ें मैंडेट डॉक्यूमेंट समझिएगा। अच्छा, धर्मेंद्र प्रधान जो कि एजुकेशन में सिंपली अब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कहा जा रहा है, उस मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लाने से पहले HRD मिनिस्ट्री कहा जाता था, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की तहत HRD को सिंपली चेंज कर दिया गया मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में। ठीक है, अब सिंपली हम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन बोलते हैं, जो कि मिनिस्टर हैं रिस्पॉन्सिबल, वो हैं धर्मेंद्र प्रधान करेंट में। PDF में आपको आंसर्स ऐसे मिल जाते हैं। और हमसे जुड़े रहने के लिए आपको 2 प्लेटफॉर्म बिल्कुल जुड़े रहना है, 2 प्लेटफॉर्म से। एक तो YouTube पे बिहार सिविल्स को सब्सक्राइब करके रखना है, ठीक है, और अगर हो सके तो इसका बेल आइकन आपको खुद ही क्लिक कर लेना, वो सब मुझे बताने की ज़रूरत है नहीं, आप उतना आप समझते हो। फिर ये आपको ज्वाइन कर लेना है एक हमारा टेलीग्राम। ठीक है, बाकी और भी सोशल मीडिया पे आपको मिल जाएगा बिहार सिविल्स, लेकिन वो आपकी मर्ज़ी है, आप चाहो तो ज्वाइन करो या नहीं करो। लेकिन ये 2 मैंडेटरी है, कंपलसरी है अगर आप हमसे जुड़े रहना चाहते हैं तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग बिहार सिविल्स। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।